इश्यू ऑफ शेयर्स किसी तरह से खींच खांच कर 17-18 क्लास में पूरा हुआ, पर अभी भी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स को एक पेंडिंग की टू डू की लिस्ट में डाला हुआ है ना। स्पेशली प्रोरेटा, फोर फीचर, री इशू, वो सारा अच्छे से कराया, बैलेंस शीट कराई, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। फॉर्चुनेटली जब हम इशू डिबेंचर करते हैं ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 40% में बोल दूं इशू शेयर्स का टच आता है। कहाँ तक? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, एक कैटेगरी और बढ़ जाती है, इशू ऑफ डिबेंचर से डिस्काउंट बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर इशू ऑफ शेयर्स जैसे ही होता है। दो चीज जो बढ़ती है वो होती है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एक वो आ जाता है, और एक आ जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट जो लगता है वो वाला पार्ट। बाकी कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। सबसे बढ़िया चीज क्या होती है इसमें? फोर फीचर जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। सो इजी है, बड़ा आसान है, काफी आसान है, एंड यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। और आपको अगर एंट्री, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल आता है, आता होगा ना, हल्का फुल्का। अगर आपने एप्लीकेशन इश्यू करी, 1 लाख शेयर्स की, आपको एप्लीकेशन मिल गई 150 शेयर्स की, ये भी आता होगा थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ भी बस हो गया चैप्टर, बिंदास है, सब कुछ होगा। चलिए, फिर शेयर्स के अलावा एक्स्ट्रा मतलब? अरे भाई, इश्यू ऑफ शेयर्स के जो कंसेप्ट है वही सारे कंसेप्ट इसमें लगते हैं, लेकिन बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर, बहुत ही। मैंने तो इश्यू ऑफ शेयर्स को बहुत हायर लेवल पे करवाया है आपको, एलिमेंट्री लेवल पे चीजें लगती है। एनीवे, स्टॉप डिस्कशन नाउ, लेट अस स्टार्ट इश्यू ऑफ डिवेंचर। और एनसीईआरटी से पहले इसकी थ्योरी करेंगे, ठीक है जी। मैंने बार बार आपको एनसीईआरटी पर एम्फेसाइज करवाया, हर चैप्टर पे एनसीईआरटी पे फोकस करवाया। अब जैसे डिसोल्यूशन था, डिसोल्यूशन पे एनसीईआरटी मैंने नहीं उठाई क्योंकि एनसीईआरटी के सारे नोट्स मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखे थे। आपने इश्यू शेयर्स देखा था, शुरू के 2 क्लासेस मैंने प्योरली थ्योरी में बैठ के करवाई थी आपको, फिर नोट्स में भी इंक्लूड करके दिया था। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कोई नोट्स नहीं दूंगा मैं आपको, जो भी होगा यहाँ क्लास के अंदर होगा, और ये रिकॉर्डिंग होंगी आपके पास, तो जो बोलता जाऊँ उसे नोट करते चले जाएंगे आपको, ठीक है। क्या स्क्रीन पर ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? आपकी एनसीईआरटी में इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखा हुआ है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किसे? इश्यू ऑफ डिबेंचर से। सबसे पहले समझ लें आप कि डिबेंचर बेसिकली क्या होता है। डिबेंचर जो आया वो टर्म निकल कर आई है किससे? डिबेंचर टर्म निकली है किससे? डेबरे बोल रहा है ये। इसका मतलब होता है बोरो, बोरो का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिबेंचर जनरली क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज एविडेंसिंग अ लोन। आपने किसी से लोन लिया, बदले में उसको एक कागज लिख के दे दिया कि भाई हाँ हमने तुमसे लोन लिया है। डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ लोन इज नोन एज डिबेंचर। डिबेंचर्स की टाइप क्या होती है सब पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ सेक्शन देखिए आपके सामने क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2/32 सेक्शन 13 कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर जो होता है, डिबेंचर ये आपको बोल रहा है कि डिबेंचर को किसको बोला जाएगा। अब ये सेक्शन जरा याद रखना आपको, सेक्शन, क्योंकि अब सीयूटी की जब तैयारी कर रहे होते हैं हम लोग, सेक्शन जो होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई जगह पे आते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन सेक्शंस एज वेल। क्या है आपके सामने ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 कंपनीज एक्ट 2013। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर इन्वेंट्री। डिबेंचर इन्वेंट्री का मतलब जान रहे हैं क्या हो रहा है? इन्वेंट्री किसको कहते हैं? जनरली स्टॉक को कहते हैं। और आपको मालूम है शेयर और स्टॉक का क्या फर्क होता है? शेयर मतलब इंडिविजुअल स्टॉक, व्हेन शेयर्स आर ट्रेडेड एज अ बंडल, है ना, उसको हम स्टॉक कहते हैं। और डिबेंचर्स इंडिविजुअली नहीं बेचे जाते हैं, दे आर आल्सो सोल्ड इन बंडल। तो जो बंडल ऑफ डिबेंचर्स है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री चला गया। इसके अंदर बॉन्ड भी इंक्लूड होते हैं, और कोई भी और सिक्योरिटी, वेदर वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ अ कंपनी और नॉट। अभी चार्ज क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो डिबेंचर जो होगा वो क्या होता है, उसके अंदर डिबेंचर आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, और कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज जो लोन को एविडेंस करे वो डिबेंचर की कैटेगरी में चली जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं। बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन अभी थोड़ी देर में और डिटेल में करूंगा, फिर भी समझ लीजिए। जब हम डिबेंचर का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर। प्रीफिक्स जो परसेंटेज लगती है
उसका मतलब होता है इस डिबेंचर पर इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। 8% डिबेंचर मतलब इस पर 8% इंटरेस्ट लगेगा। 12% डिबेंचर मतलब उस पर 12% इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब ये होता है। जैसे 8% प्रेफरेंस शेयर मतलब उस पर डिविडेंड दिया जाना है 8% प्रेफरेंस, इसकी नाम है उसका। 8% डिबेंचर मतलब उस पर क्या दिया जाना है, 8% इंटरेस्ट दिया जाना है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, बॉन्ड पता क्या चीज होती है? बॉन्ड आर दोज लोन डॉक्यूमेंट्स इन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन। जरा देखें, bond is also an instrument acknowledging a debt. Traditionally government issues bonds, but these days bonds are also being issued by semi government and non government organizations. The term debentures and bonds are now being used interchangeably. अब मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड और जो होते हैं ना और डिबेंचर में क्या फर्क होता है। चलो देखिए जरा, मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको। अगर आपने बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, उसमें बॉन्ड्स की बात आती है, लॉन्ग टर्म लोन्स की बात आती है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो है आपके क्या कहलाते हैं? ये डिबेंचर कहलाते हैं। जैसे बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में डीप डिस्काउंट बॉन्ड, नहीं पढ़ा होगा या नहीं बताया होगा तो बात अलग है, मैं भी बता दे रहा हूँ। एक होता है आरबीआई के बॉन्ड, नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड होते हैं। जैसे सोवर्जिन, जैसे कुछ एक बैंक, सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड हो गया, और क्या कहते हैं डिफेंस बॉन्ड हो गए। तो आरबीआई क्या करता है, अपने बॉन्ड जो होता है 25,000 के मल्टीपल में इशू करता है। ठीक है, अब जरा समझिए, 25,000 रुपीज का बॉन्ड है वो। और बॉन्ड आप एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड खरीद सकते हैं, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो 25,000 रुपए का एक बॉन्ड है, लेकिन इसको इशू किस पे किया जाता है? इसको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। मतलब इट विल बी इशूड ऑन 22,000 रुपीज पर। ठीक है जी। अब जनरली इन केस ऑफ डिबेंचर देयर इज एन एक्सप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, 12% होता है। और ये जो है आपके पास, इसको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और 22,000 पे। लेकिन इसका रिडम्पशन, यानी इसकी रिपेमेंट जो होगी, रिपेमेंट, रिडम्पशन बोलूं इसकी मैं, या रीपेमेंट बोलूं, रीपेमेंट, दैट विल हैपन ऑन 25,000। मतलब इशू करेंगे डिस्काउंट पे और रिपेमेंट होगी इसकी पार पर। तो आप देख रहे हैं, आपने खरीदा 22 में, और एक साल बाद जब आप उसका पैसा वापस ले रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 25 रुपए मिल रहा है आपको, 25,000 मिल रहा है। 3,000 का आपने प्रॉफिट कमाया ना। ये जो 3,000 रुपया होता है, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं क्या? नोशनल इंटरेस्ट। नोशनल इंटरेस्ट कहते हैं। इसका मतलब बॉन्ड जो होता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है आपको, बट क्योंकि इन बॉन्ड को आप इशू करते हैं इस पर, डिस्काउंट पर, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है? डीप डिस्काउंट, क्या बोलते हैं? डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं इसको? डीप डिस्काउंट बॉन्ड। गॉट इट? तो बॉन्ड का एक दूसरा नाम क्या होता है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड। एंड यू अंडरस्टूड नाउ क्यों डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोल रहे हैं इनको? क्योंकि इनको हमेशा, हमेशा, चाहे सरकार, चाहे आरबीआई, चाहे कोई बैंक, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इशू करेगी, इसको हमेशा डिस्काउंट पर इशू करेगी। सारे बॉन्ड्स डिस्काउंट पर इशू होते हैं। गॉट इट? इज दैट क्लियर? हाँ, हर बॉन्ड ही डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड का, जो भी बॉन्ड होगा वो हमेशा डिस्काउंट पे इशू होगा। तो बॉन्ड का एक सिनोनिम्स है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अच्छा, एक और चीज, ये लिखा है 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। ये 10% जो है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कूपन रेट। क्या बोला जाता है इसको? कूपन रेट, है ना? 12% डिबेंचर, तो 12% क्या? कूपन रेट है। कूपन रेट का मतलब क्या हुआ? एक ट्रेडिशनल टर्म है, होता है ना डिस्काउंट कूपन, गिफ्ट कूपन वगैरह, उस तरह का कूपन। तो जब कोई डिबेंचर खरीदता था उसको 10% का कूपन मिलता है, यानी कि आपको क्या मिलने वाला है इसमें? 10% इंटरेस्ट मिलने मिलने वाला है। इसे कूपन रेट बोलते हैं। अब मुझे बताइए, बॉन्ड में तो कोई कूपन रेट होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं होता। तो बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी होता है, एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है, क्या? जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट बॉन्ड, जीरो कूपन रेट। कोई है ही नहीं, कोई रेट मेंशन ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होता है। उस इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? नोशनल इंटरेस्ट बोला जाता है। फेस वैल्यू और इशू प्राइस का जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज डिस्काउंट, उसको हम बोलते हैं नोशनल इंटरेस्ट। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन रेट बॉन्ड एक ही चीज है। बॉन्ड की कैटेगरीज ही हैं। अरे भाई, इसमें
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है मेंशन नहीं होता, इसीलिए इसे जीरो कूपन रेट बोलते हैं। डिबेंचर बोलेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, उसे बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। और बॉन्ड को और किस नाम से पुकारते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। और जीरो कूपन रेट बॉन्ड भी बोलते हैं। हाँ, नोशनल इंटरेस्ट 3000 हुआ ना, आपने 22,000 पे इसे इशू किया, 21,000 पे इसका रिडम्पशन होगा, 3,000 रुपये क्या कहलाएगा आपका, नोशनल इंटरेस्ट कहलाएगा। दैट्स फाइन। ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी किताब में आपको, ये नॉलेज होती है जो कि आपको, देखिए, आपने कभी सुना होगा ना इक्विटी मार्केट और बोला होगा डेट मार्केट। वी आर टॉकिंग अबाउट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डिवेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विटी भी बिकती है मार्केट में और डेट भी बिकता है मार्केट में। गॉट इट। और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि यूएस में 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, इसकी वजह से बहुत सारी आईटी कंपनी बर्बाद हो गई थी, और यूएस में एक भयंकर क्राइसिस आया था जिसमें हमारा देश बच गया था। लेमन ब्रदर्स और पता नहीं बड़े बड़े बैंक जो थे वो सारे डूब गए थे। और सुनो सबसे मजेदार चीज, एक बैंक था स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो डूबने वाला था, लेकिन हमारा देश का एक सीईओ था उसमें, विक्रम डॉक्टर, मतलब उसका नाम विक्रम था, पता नहीं क्या था, उसने उसे बचा लिया था, डूबने से बचा लिया था। लेकिन बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसके ऊपर हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज डाली गई। कभी पढ़ना गूगल पे सर्च करके, आयरनिकल सिचुएशन थी। तो अगर कोई उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो कम से कम 200-300 साल की सजा मिलती उसको, क्योंकि उसने इस बैंक को डूबने से बचाया था। उसके ऊपर हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज डाली गई, 1200-1500 करोड़ रुपए की, और उसको कुछ एक 1.5 साल की सजा हुई और उसको छोड़ दिया गया। वरना बहुत बहुत पुराने बैंक वो डूबे थे उसके अंदर। वो क्यों डूबे थे, ये जो डेट मार्केट होता ना, आपने डेट बेच दिया, अपना अपना डेट बेच दिया, डेट बेच दिया, तो चुकाने वाला था वो कहता मैं नहीं चुका रहा, तो रिकवरी कहाँ से आएगी। हमारी इकोनॉमी सेविंग्स बेस्ड इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी डेट बेस्ड इकोनॉमी है। एक ऑन एन एवरेज अमेरिकन के ऊपर कम से कम $5 लाख का कर्जा है आज की डेट में। हम यहाँ मोदी जी को कोसते रहते हैं हम कर्जे में हैं। नहीं, वहां आपको कुछ भी खरीदना है, बैंक हमारी तरह थोड़ी बोलता है। जैसे मान लो मुझे घर खरीदना है, मैंने मान लो मैं 1,50,00,000 का घर खरीद रहा हूँ, बैंक मुझे सिर्फ 90,000 का लोन देगा, नहीं देगा मुझे 1 करोड़ का लोन, और मेरे पेपर और रख लेगा। वहां नहीं ऐसा, 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का लोन देगा और दे देगा फर्नीचर के नाम पे, ले लो। क्योंकि वहां की इकोनॉमी में क्या होता है, यूएस इकोनॉमी में बैंक की इंटरेस्ट रेट कम है। यहाँ तो बैंक एफडी में 7%, 8% दे रहा हूँ, 1%, 2% देते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, बैंक में पैसा क्यों लगाना, चलो मार्केट में लगाते हैं। नए नए तरीके होते हैं। चाइना इज चाइना कैन कोलैप्स यूएस इकोनॉमी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपने देखा होगा ना, यूएस के इन्वेस्टर ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो क्या करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। चाइना सारी कंपनी की जो अकाउंटिंग है वो मैनिपुलेटेड करता है, और यूएस इन्वेस्टर से खरीदते हैं भर भर के। तो अगर चाइना इतना लोन, इतना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह ले रहा, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है, कैसे तो करता है, यूएस इकोनॉमी के सर इन्वेस्ट अब कंपनी में इन्वेस्ट करवाता है, बर्बादी फैलाता है। बोलो बेटा क्या बोलना है। सर अभी तो पेट्रो युआन और पेट्रो डॉलर का भी तो वो चल रहा है, बिकॉज चाइना इज एक्सपोर्टिंग सो मच ऑयल एंड इट्स ट्राइंग टू थ्रो पेट्रो डॉलर आउट ऑफ चाइना के लोग जो यूज, हैं वो कुछ सो भी कर दैट। सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको कोई मॉरल एथिक्स वगैरह कोई चीज नहीं होती उनके अंदर, दे कैन डू एनीथिंग। चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट, बोलिए। डेट बेस्ड है, हाँ हाँ। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में तो क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में नहीं जाते हैं, वो थोड़ा ड्रॉबैक है। हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई पैसिव अर्निंग खरीद लेते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लो अगर हमें कोई जमीन का टुकड़ा मिला, खरीद लिया, जैसे पेट्रोल पंप खरीद लिया, कुछ और खरीद लिया, उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रिटर्न तो देगा ना हमें, अगर कुछ हो ना हो पेट्रोल पंप तो रिटर्न देगा हमें, पेट्रोल तो बिकेगा ना हमारा। लेकिन हमने यूएस इकोनॉमी के डेट खरीद लिए, सिक्योरिटीज खरीदी है ना मुझे, मैंने शेयर खरीदने के बजाय मार्केट से डेट खरीद लिए। अब क्या होगा, अरे बेटा जैसे शेयर बिकता है मार्केट में, ऐसे डिवेंचर भी बिकता है मार्केट में, तो मैंने डिवेंचर खरीद लिया। हाँ, डिवेंचर को तो डेट बोलते हैं, और क्या बोल रहा हूँ मैं, खरीद लिया उसको, ऐसा चलता है। तो बेटा बॉन्ड इज समथिंग डिफरेंट। बॉन्ड जो है वो एक सेफ कैटेगरी है डिवेंचर की। डिवेंचर तो क्या होते हैं, डिवेंचर कुछ डिवेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं।
अभी जो डेट मार्केट में डेट बिकता हो तो अनसिक्योर्ड होता है। यूएस इकोनॉमी में जो उसे कहते हैं ना सब प्राइम क्राइसिस, सब प्राइम सिक्योरिटीज होती थी, ये डेट इंस्ट्रूमेंट होते थे जो कि क्या करते थे, जैसे किसी बैंक ने, मान लो मैंने दिशिता को कर्जा दे दिया, दिशिता को एक डेट डिवेंचर इशू कर दिया, दिशिता ने उस डिवेंचर के बेस पर किसी और बैंक से लोन ले लिया, उस बैंक ने डिवेंचर के बेस पर कहीं और ले लिया, चेन बनती चली गई। लेकिन दिशिता ने इंटरेस्ट चुकाया नहीं, दिशिता ने प्रिंसिपल की पेमेंट करी नहीं, तो जो चेन में सब लोग थे, सबका नुकसान हो गया, सब डूबे। तो जैसे ये बोला ना पेट्रो बॉन्ड और पेट्रो ये वाला इस तरह की चीजें चल रही थी, आप बोल रहे हो, तो वहां पर भी क्या था, बड़ा पॉपुलर था, लोगों ने सोचा थोड़ा सा कि कोई यूएस इकोनॉमी कोलैप्स करेगी इस तरह से, लेकिन हो गया। और उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो दूसरों का पैसा लेके बर्बादी फैलाते हैं। और एक और चीज होती है, हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, लोन को न चुकाना एक सोशल शेम कहलाती है। प्रणव भाई साहब ने क्या करा, एक एक लंबोर्गिनी खरीद ली, ठीक है, या इसने क्या कर दिया, फैंटम रोल्स रॉयस की खरीद ली, 4.5 6 करोड़ 8 करोड़ की, घर में आगे बढ़िया आ गया। अगर इसके घर घर के बाहर बैंक के रिकवरी एजेंट आ जाए ना, तो पड़ोस पड़ोस से कहते हैं, बड़ा आया था फैंटम खरीदने वाला, औकात नहीं थी तो क्यों खरीद ली। हमारे लोगों को इससे ज्यादा डर लगता है, लोन को ना चुकाना हमारे देश में सोशल शेम है। यूएस में नहीं होता, डू मैन वट एवर यू वांट टू डू, ले जा, क्या फर्क पड़ता है, मांगो तो ट्रेंडी है। और इसीलिए हमारे बैंक के जो लोन डिस्पर्स करने के तरीके होते हैं, थोड़ा स्ट्रिंजेंट थोड़ा सख्त तरीके से लोन बांटते हैं, तो हमारा देश नहीं डूबा उस समय, बचे रहे हम अपने तरीके से। उसी का नतीजा है कि हमारी इकोनॉमी की जो रेट है 6% 7% 8% जाती है। लेकिन अब एक थोड़ा कोरोना के बाद ना एक शिफ्ट बदल रहा है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। अब लोगों ने कोरोना में मौत को बहुत नजदीक से देखा, उन्होंने देखा क्या करना है, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, जिंदगी कभी भी चली जाएगी। तो कोरोना के बाद हमारे यहाँ पर जो सेविंग्स का रेट 70% 80 60% हुआ करता था, वो घटकर करीब 50% के करीब आ गया है, विच इज रॉन्ग ट्रेंड। लोगों ने सेव कम करके यूज करना शुरू कर दिया। मेरे साथ इंग्लिश के टीचर हैं, एक बड़ी लंबी गाड़ी में आते हैं, बहुत लंबी गाड़ी, कह रहा कोरोना हो, कह रहा 25 लाख रुपए मेरा था, मैंने गाड़ी खरीद ली, कह रहा खूब घुमा उस गाड़ी में, नॉर्थ ईस्ट तक गया, कह रहा हमने देखा जिंदगी 2 दिन की है, चलो घूमो फिरो। हाँ हाँ हाँ, नहीं कहता हूँ। हाँ हाँ, खरीद लिया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। शेयर और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस क्या है, शेयर गिव्स यू ओनरशिप राइट इफ इट इज इक्विटी शेयर, डिबेंचर डजंट गिव यू ओनरशिप राइट। और डिफरेंस हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना, जब भी चाहे एक डिफरेंस भी है उसे टेबुलर फॉर्म में बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ लिखना है, ध्यान रखिए हमेशा से। और डिफरेंस में कभी भी ये नहीं लिखना रिजिड फ्लेक्सिबल, सेंटेंस लिखना है पूरे पूरे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉलो दिस इन बिजनेस स्टडीज एज वेल एज इन अकाउंटेंसी। अच्छा जी, रिटर्न, शेयर का रिटर्न फिक्स नहीं होता एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी तब जब आपको क्या मिलेगा, मैंने बताया था ना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तब आपकी श्योरिटी होती है, नॉन क्यूमुलेटिव में कोई श्योरिटी नहीं होती है। डिबेंचर में रिटर्न फिक्स होता है, 12% कूपन रेट है तो 12% मिलेगा ही मिलेगा आपको, चाहे कंपनी को लॉस हो ना हो। इसलिए इंटरेस्ट, इसलिए डिविडेंड कहलाता है अप्रोप्रिएशन, और इंटरेस्ट क्या कहलाता है, चार्ज। आगे चलते हैं। रिपेमेंट, शेयर की रिपेमेंट नहीं करनी होती है आपको, आपने कंपनी के शेयर खरीद लिए, कंपनी इज नॉट बाउंड टू पे यू मनी बैक until unless it is a winding up of the company। डिबेंचर एक फिक्स पीरियड के होते हैं, उनका पैसा आपको वापस करना पड़ता है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर वोटिंग राइट एंजॉय करता है, डिबेंचर होल्डर का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। सिक्योरिटी, शेयर सिक्योर्ड नहीं होते हैं, डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। डिबेंचर जो होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं, सिक्योर्ड बाय चार्ज होता है, जब मैं डिबेंचर के टाइप बताऊंगा तब आपको चार्ज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए मैं पूरी की पूरी एक क्लास डिबेंचर की थ्योरी पे लगा रहा हूँ, अगर आप इसके बाद भी अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर बोलते हैं सर हम तो पूरी पढ़ के नहीं गए थे, सो इट्स अ शेमफुल एक्ट ऑन योर पार्ट, गलत बात है ये। कन्वर्टेबिलिटी, शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, इक्विटी शेयर किसी में कन्वर्ट, प्रेफरेंस शेयर शायद कन्वर्ट हो जाए, डिबेंचर को आप शेयर में भी और प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंस, आई हैव टाइप्स ऑफ डिफरेंस, और इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। भाई वही तो बता रहा हूँ, शेयर इज अ ओनरशिप राइट, डिबेंचर इज अ लोन। तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे मालिक बनोगे, तुम किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदोगे तो लोन क्रेडिटर बनोगे। मेरी कंपनी है, तुमने मेरे शेयर खरीद लिए, तुम मेरी कंपनी के को ओनर हो, तुमने मेरे डिबेंचर खरीद लिए, तुम मेरे क्या हो, लेंडर हो, लोन प्रोवाइडर हो, ठीक है। तुम शेयर होल्डर हो, तुम्हारा मेरी कंपनी में क्या होगा, राइट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन्वेस्टेड बाय यू, 21% 30% 40%। तुमने मेरी कंपनी में 50% डिवेंचर खरीद लिए, कोई राइट नहीं मिलेगा, तुम तो लोन प्रोवाइडर हो, तुम इंटरेस्ट दूंगा और बोलूंगा जस्ट कीप योर माउथ शट, ऐसा बोलूंगा।
बेटा बोला, ये डिफरेंस है। कूपन रेट होगा तो डिवेंचर होगा, कूपन रेट नहीं होगा तो बॉन्ड होगा। बोले अगर 12% डिवेंचर लिखा है, 12% रेट है, तो क्या डिवेंचर है? 12% नहीं है तो समझ लीजिए बॉन्ड है वो। और फिर वो किस पे इशू होगा? डिस्काउंट पे। तो बॉन्ड को बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड, या जीरो कूपन रेट भी बॉन्ड भी बोलते हैं। सिक्योर डिवेंचर्स अब जरा समझना, सिक्योर डिवेंचर किसको बोला जाएगा? डिवेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। अब चार्ज का मतलब ये नहीं होता वो जो चार्ज आप पे करते हैं किसी को मशीनरी को लेने के लिए, वर्कर को देने के लिए, वो चार्ज नहीं। जैसे सपोज आपकी बैलेंस शीट में 50 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, ठीक है जी, और हर कोई 2 करोड़ की, कोई 3 करोड़ की, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़ की वो एसेट्स हैं, आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिख रही हैं। पहले चार्ज का मतलब समझिएगा जरा, ठीक है। तो जैसे दिस इज योर बैलेंस शीट, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये एसेट्स हैं, खूब सारी एसेट्स हैं 50 करोड़ रुपीज की। आपने क्या कर दिया? आपने 10 करोड़ के डिवेंचर इशू कर दिए। 10 करोड़ के डिवेंचर आपने क्या कर दिया? इशू कर दिए। डिवेंचर जो होते ना, अगर ये सिक्योर्ड होंगे, लोन है ना, कैसे सिक्योर्ड होगा बताइए जरा देखें। जैसे मैं बोलूं कि डोरेमोन बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, ठीक है जी, मैनेजर बैठी है वहां पर और कहती हैं कि आप लोन लेना चाहते हैं 10 करोड़ का, तो कुछ मॉर्गेज आप करिए। ये कहता है मॉर्गेज क्या करूं? कहता है समथिंग वेरी प्रीशियस आप लेके आइए, कोलेटरल जिसे कहते हैं वो लेके आइए। डोरेमोन अगले दिन जाता है, कहता है हड़म मुझे रख लो। कहता है क्यों भाई? कह रहा मेरी मम्मा कहती है कि यू आर सो प्रीशियस टू मी। ठीक है, सही। अरे इमोशनल मत हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा ऐसा। फिर ये क्या करता है? कैसे मम्मी की तिजोरी से घर की प्रॉपर्टी के कागज ले आता है, मॉर्गेज कराता है। वो भी पॉसिबल नहीं टेक्निकली। कागज मॉर्गेज करते समय उसके कागज होते हैं ना, उसकी कंसेंट ली जाती है। वो तो फिल्मों में नकली नकली चीजें दिखाती हैं कि हीरो ने क्या करा, अपने घर के कागज जमा करा दिए बिना पापा को बताए, फिर प्रॉपर्टी। कुछ नहीं होता ऐसा, बुलशिट है वो सब कुछ। अगर आप बैंक में किसी को मॉर्गेज करते हैं ना कागज, तो जिसके नाम पे वो पेपर होते हैं, बैंक उससे कंसेंट लेता है। होठो हवास में मैं अपने कागज, ठीक है, बैंक में गिरवी रख रहा हूँ। हाँ, शाबाश, ही इज द क्यूटेस्ट गाय इन माय क्लास। बहुत बढ़िया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सेटिंग में तो सब कुछ होता है। सेटिंग में तो तुम पड़ोसी के घर के कागज मॉर्गेज रखवा लो, दिक्कत थोड़ी है। अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो सिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने उस लोन के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी कोलेटरल रख ली या मॉर्गेज रख ली, सिक्योर्ड लोन हो गया, ठीक है। अच्छा जरा समझिए, अब ये चार्ज जो है ये बेसिकली मॉर्गेज है। तो दो तरह का होता है, एक फिक्स चार्ज होगा, एक फ्लोटिंग चार्ज होगा। इसने 10 करोड़ का लोन लिया और आउट ऑफ 50 करोड़ ये एक मशीनरी है आपका, वो 10 करोड़ की है। तो इसने क्या बोल दिया, डिवेंचर इशू करते समय 10 करोड़ के बदले में मैं, ये जो मशीनरी 10 करोड़ की है ये मेरी क्या हो जाएगी? मॉर्गेज हो जाएगी। ये व्हेन अ स्पेसिफिक एसेट इज मॉर्गेज एट द टाइम ऑफ इशू डिवेंचर, वो कहलाता है क्या? फिक्स्ड चार्ज। क्या कहलाता है वो? फिक्स चार्ज। अब क्या होगा, फ्यूचर में अगर ये लोन लेगा तो इस एसेट्स को मॉर्गेज नहीं रख सकता। फ्यूचर में अगर ये इसे एसेट्स बेचनी होगी तो पहले डिवेंचर होल्डर की परमिशन लेनी होगी। गॉट इट? ये कहलाएगा क्या? फिक्स्ड चार्ज सिक्योर डिवेंचर। बोलिए। हाँ नहीं देगा ना, क्यों देगा? नहीं देगा, बोल तो रहे हैं, क्लॉज लगता है। अगर आप ये एसेट्स बेचना चाहते हैं अपनी फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए, तो आपकी इनकी असेंशियल परमिशन चाहिए होगी। जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया और घर खरीदा, अब मैं उस घर को बेचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक से एनओसी लेनी पड़ेगी। छोड़ो घर को, तुमने एक कार ले ली और तुम्हें लग रहा है मॉडल पुराना, तुम्हारा लोन अभी भी चल रहा है, तुम कार का लोन चुकाए बिना, उस बैंक से एनओसी लिए बिना वो गाड़ी को बेच ही नहीं सकते हो। कार बिक ही नहीं सकती तुम्हारी। तुम्हारी कार है, बैंक से लोन चल रहा था 10 लाख का, तुमने 8 लाख चुका दिया, 2 लाख देना रह गया, और तुम चाहते हो कि गाड़ी बेच के नया मॉडल ले लो। पहले तुम्हें बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा, तब तुम्हारी। हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, बैंक चाहता है हमारे देश में कि आप एब्सोल्युटली डेट फ्री हो। मैंने होम लोन लिया, ठीक है, एक कार थी मेरे भाई की, वो उसने मेरे नाम पे ले ली थी क्योंकि उसकी लोन की एलिजिबिलिटी नहीं थी। उसकी करीब करीब 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बचती थी। सो आई विजिटेड टू बैंक, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए। कह रहा यू हैव एन एलिजिबिलिटी, लेकिन आपकी जो पुरानी गाड़ी चले पहले उसको चुकाओ। फिर मैंने उसको चुकाया और तब जाकर उसको उसके बैंक की एनओसी उसमें लगाई, तब जाके फिर उन्होंने मुझे लोन सैंक्शन करा। पुराना कर्जा नहीं होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी घटा देते हैं हम लोग।
गॉट इट? तो 10 करोड़ के डिवेंचर के बदले में 10 करोड़ की एसेट्स आपने क्या कर दी? मॉर्टगेज कर दी। स्पेसिफिक एसेट नाम के साथ, टाइटल के साथ मॉर्टगेज कर दी, सिक्योर्ड डिवेंचर कहलाएंगे। सिक्योर्ड बाय क्या कहलाएगा? फिक्स्ड चार्ज। करेक्ट। अच्छा, अब आपने क्या करा कि यार मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रख लेता हूँ मॉर्टगेज, तो दिक्कत है, कल को जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? आपने क्या करा? नॉट एनी स्पेसिफिक एसेट्स बट एनी एसेट वर्थ ₹10 करोड़ कैन बी यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिबेंचर। उसे कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। नॉट एनी स्पेसिफिक एसेट्स बट एनी ऑफ द अपेयरिंग इन योर ओनरशिप, उसको अगर आप कर लेते हैं, फ्लोटिंग कहलाता है। मल्टीपल भी हो सकती है, हो सकता है दो तीन मिला के 10 करोड़ बने, हो सकता है एक ही 10 करोड़ की बने। इसमें अब जब रिपेमेंट का टाइम आ गया, ना ना, अब आपने क्या कर, रिपेमेंट में पैसा चुका दिया, तो आपकी एसेट्स क्या हो गई? मॉर्टगेज फ्री हो गई। लेकिन अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अब बैंकर आता है आपके पास, ये डिवेंचर होल्डर आते हैं, आप कहते हो 2 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, भैया इन्हें बेचकर तुम्हारा लोन चुका दूंगा। ऐसा होता है, फ्लोटिंग चार्ज होता है। हाँ, वो तो उसी के साथ से होता है। उस समय उसकी वैल्यू ज्यादा हो कम, उससे क्या फर्क पड़ना है? तुम बेचोगे, पैसे पहले तुम्हारे पास आएगा, तब तुम चुकाओगे उसे। ऐसे बैंक की तरह थोड़ी होता है कि प्रॉपर्टी सीज कर ली फिर बैंक नीलामी करता है। ऐसे डिवेंचर के पास, डिवेंचर होल्डर के पास वो राइट नहीं होता कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे जाके झंडा गाड़ दें। ऐसा नहीं होता, वो बैंक करता है। कभी बैंक के लोन अगर आप देखेंगे ना, अगर आपके पेरेंट्स ने लोन लिया होगा, भाई इतनी इतनी मोटी फाइल होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ साइन कराते हो। मुझे लगता है जैसे पिछले जन्म, अगले जन्म और उससे अगले जन्म का भी साइन करवा रहे हैं। इतने साइन करवाते हैं वो लोग, बहुत बहुत कंडीशन के साथ साइन कराते हैं। लेकिन तब भी देख रहे हैं आप लोग, विजय माल्या, नीरव मोदी चले जाते हैं वो लोग। फंसता कौन है? हम तुम जैसा इंसान, जो कि बहुत ही सीरियसली ऑनेस्टली अपना लोन चुका रहा होता है। उन दूसरों के लिए कोई कंडीशन थोड़ी होती है। लेट्स मूव फर्दर। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। पढ़ते हैं जरा। कह रहे कि those debentures where a charge is created on the assets of the company for the purpose of payment in case of default. Charge may be fixed or floating. A fixed charge is created on specific assets, whereas floating charge is on general assets of the company. Fixed charge is created against those assets which are held by company for use in operations, not meant for sale, whereas floating charge involves all assets excluding those are assigned to secured creditors. जैसे मान लिया जाए, अब ये आपने किसी दूसरे लोन के लिए मॉर्टगेज कर दी थी, इसके अलावा जो बाकी एसेट्स होंगी वो फ्लोटिंग चार्ज के अंदर आ जाएंगी। भाई आपके पास 50 करोड़ की एसेट्स है ना, 10 करोड़ की एसेट्स आपने क्या कर दी थी, किसी दूसरे लोन में लगा रखी थी। फ्लोटिंग एसेट्स में क्या आएंगे आपके चार्ज में? बाकी की 40 करोड़ आएंगे, कोई भी हो सकते हैं उनमें से। इसको हम कहते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब समझ रहे हैं, एक्सपेंस नहीं है ये। चार्ज का मतलब क्या है? मॉर्टगेज स्पेसिफिक एसेट्स अगर वो फिक्स है, फ्लोटिंग अगर है तो क्या है वो? एनी ऑफ द एसेट्स यू कैन से। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। डिफाइन करना नहीं आता, आइडेंटिफाई करना आता है बस। ये नहीं बोलते कि व्हाट इज मेंट बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज। तो व्हाट इज मेंट बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज यू कैन इजीली आंसर, और चार्ज आइडेंटिफाई करने में आपके पास आता है। ठीक है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं भैया? इनके अगेंस्ट कोई भी स्पेसिफिक चार्ज, कोई भी स्पेसिफिक मॉर्टगेज नहीं होती है। जनरली डिवेंचर्स बड़ी कंपनियों के क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं। यूएस मार्केट में जितने भी डिवेंचर थे अनसिक्योर्ड थे। तो उसका नतीजा क्या निकला? अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, तो सामने वाले के पास कोई राइट नहीं है आपसे। राइट तो है उसके पास, लेकिन क्या करेगा वो? आपने डिबेंचर इशू कर दिए 10 करोड़ के, कोई भी एसेट्स मॉर्टगेज नहीं करी, फिर मना कर दिया मेरे पास पैसा नहीं है, फिर आपको क्या करेंगे? वो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करेंगे, इंसॉल्वेंट करेंगे आपको। लेकिन अब क्या हो गया? पहले पता है, मैंने आपको बचपन में बताया था ना, मारवाड़ी की कहानी, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते थे। चलो नहीं, मैं नहीं, उस पर टाइम नहीं है अभी। आगे आ जाते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लिस्ट एनी, पीछे वाले थोड़ा आवाज कम करेंगे, वॉल्यूम थोड़ा सा कम। फ्रॉम टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू, टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब टाइम पीरियड। कुछ डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। दे आर टू बी रिडीम्ड, दे आर टू बी रिपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? रिडीमेबल। एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड में या तो लमसम एक साथ होगा या पीरियड्स में होगा। मैंने बोला था ना, अच्छा मैंने इनको सिखाया था लोटस वैली वालों को, तो भाई जैसे डिबेंचर थे 50,000 के,
10,000 डिबेंचर 31 मार्च 20 को, उसके अगले 10,000 डिबेंचर 31 मार्च 2021 को, ये टुकड़ा टुकड़ा करके रिडीम करते हैं। ठीक है। और या फिर आपने एक ही साथ डिसाइड कर दिया कि चलो 50,000 के डिबेंचर है, 31 मार्च 2023 को सारा पैसा वापस कर देंगे। दिस इज एन ऑप्शन। ये रिडीमेबल होते हैं। ये रिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं भाई, जरा समझ लेना, एक नई टर्म आई है। एक रिडीमेबल डिबेंचर को क्या बोलते हैं, परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है परपेचुअल डिबेंचर्स, ये कभी रिडीम ही नहीं होते, दे विल गो, कंपनी विल ऑपरेट। पर ये डिबेंचर प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली एग्जिस्ट हैं, प्रैक्टिकली ये कम होते हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर को क्या बोला जाता है, परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं। और ये डिबेंचर कब पेबल होते हैं, जब कंपनी क्या होने वाली होती है, वाइंड अप करने वाली होती है, उससे पहले इनको पे नहीं करते हैं। नहीं, डिसोल्यूशन अलग चीज है यार, ये अलग चीज। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप पढ़ा था, कंपनी की डिसोल्यूशन कहाँ पढ़ी आपने। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था ना अभी, डिबेंचर कन्वर्टेबल होते हैं। दोज डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इनटू इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में। उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। अच्छा सुनो, या तो ये फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं या पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं। कि भाई हमने क्या कर दिया, 50,000 के डिबेंचर इशू करें, उनमें से 20,000 हम डिबेंचर कन्वर्ट करेंगे, 30 को कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसा करके होता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है, कोई राइट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू न्यू कैटेगरी ऑफ शेयर्स। यहाँ तक कि उनको न्यू कैटेगरी ऑफ डिबेंचर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा कि डिबेंचर को डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे। सुनो, पहले आपने इशू किया 10% डिबेंचर्स, करें। अब आपने कहा कि पुराने डिबेंचर्स जो है ना, उनकी जगह में नए डिबेंचर इशू करना चाहता हूं। आपने क्या कर दिया, पुराने डिबेंचर होल्डर को बोला अब मैं तुम्हें 12% डिबेंचर दे देता हूँ। तो क्या किया आपने, पुराने डिबेंचर कैंसिल करे, उसके बदले में नए डिबेंचर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दे दिए। सामने वाले कहता दे दो। पहले हमारे देश की भी हालत यही थी, हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जा उठा रखा था। ठीक है। जैसे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक बंदा जो होता है, वो क्या करता है, सब्जी वाले से, धोबी से, रिक्शे वाले से, किसी से भी कर्जा उठा लेता है। हमारे देश की हालत वही थी। दुनिया की हर कंट्री का हमारे ऊपर कर्जा था। जैसे आज हम लोग कभी बांग्लादेश को, कभी श्रीलंका को लोन ऐसे दे रहे होते ना गिफ्ट में क्राइसिस के टाइम, ऐसे हमें लोग देते थे। बाढ़ आ जाए तो हम मांगते थे कटोरा लेके दे दो पैसा भैया। आज वो हालत हमारे पड़ोसी की है। तो हम क्या करते थे, वर्ल्ड बैंक से सपोज $200 बिलियन का लोन ले लिया। वर्ल्ड बैंक क्या करता था, $40 बिलियन पुराना लोन काट लेता था, नए लोन का इंटरेस्ट $10 बिलियन काट देता था। हमें कितना देता था, 150 या $50 बिलियन हमें देता था। ये उसी तरह से हो गया। एक डिबेंचर को चुकाने के लिए आपने क्या कर दिया, नया डिबेंचर कन्वर्ट, तो पुराने डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, न्यू डिबेंचर में। और बिल्कुल फंसते रेट रेट में वही होता है। फिर आपने क्या कर दिया, 12% आप नहीं चुका पा रहे हैं, फिर आप 15% डिबेंचर इशू करोगे, 12% सरेंडर करोगे। रेट ट्रैप ही तो होता है वो। चलिए आ जाते हैं, फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कूपन रेट की बात करी थी हम लोगों ने। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, ये नॉर्मल डिबेंचर होते हैं जिनमें 10%, 12%, 15% गिवन होता है। इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, these debentures are issued with a specific rate of interest which is called coupon rate। ठीक है जी। अच्छा, ये रेट या तो फिक्स होता है या फ्लोटिंग होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक करीब करीब 2007 में एक लोन लिया था, एक होम लोन लिया था, और एचडीएफसी बैंक से लिया था। और वो लोन लिया था मैंने फिक्स रेट पे, 12% रेट पे लिया था मैंने फिक्स। उस समय जो फ्लोटिंग रेट चल रहा था वो 7% चल रहा था। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, आपका लोन का रेट बढ़ता जाएगा। तो और फिक्स रेट में क्या होता है कि जो इंस्टॉलमेंट एक बार बन गई वही चलती चली जाएगी। फ्लोटिंग में क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट, अब जैसे मान लो मैंने क्या किया कि अभी एक होम लोन लिया, तो मेरी इंस्टॉलमेंट जो थी 65,000 की थी, और मैंने 6.75% पे लिया। वो इंटरेस्ट रेट बैंक का 9.05% हो गया, और वही 65,000 की इंस्टॉलमेंट जो 75,000 की बन गई, 76 की बन गई। ठीक है जी। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक क्या करता है, इंस्टॉलमेंट बढ़ा देता है। और जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो हमें बोलना पड़ता है भाई साहब थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर दो। बैंक कितने बदमाश होते हैं, जब रेट बढ़ रहा होता है तो वो तुरंत बढ़ा देते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में ऑटो अपडेट होता है, तुरंत मैसेज आता है, कट जाता है। लेकिन जब अब आरबीआई रेट घटाएगा मान लो कभी, तो ऑब्वियसली होम लोन का रेट घटेगा, 9.05 से 8 पे हो जाएगा, 7.5 पे हो जाएगा। तब नहीं घटाते हो, तब बोलना पड़ता है भाई घटाओ इसे। और प्राइवेट बैंक तो और दुष्ट होते हैं, वो कहते हैं जी आरबीआई का नोटिफिकेशन नहीं आया अभी हमारे पास। बढ़ने का ऑटो नोटिफिकेशन होगा,
घटने का कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया, 4-6 महीने ऐसे निकालते हैं वो लोग। ओके, सो यू गॉट इट। कूपन रेट क्या चीज है? अच्छा, फ्लोटिंग और फिक्स का भी फर्क पता चल गया, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का फर्क पता चल गया। जीरो कूपन रेट डिबेंचर क्या हुए भाई? ये दे डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू कंपनसेट इन्वेस्टर्स, सच डिबेंचर्स आर इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट, ठीक है जी। और डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ डिबेंचर। और वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है? नोशनल इंटरेस्ट कहलाता है। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नोशनल इंटरेस्ट कहते हैं उसको। 25,000 का डिबेंचर 22 में इशू किया, 3,000 का क्या हो गया डिफरेंस, नोशनल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डीप डिस्काउंट या जीरो कूपन रेट भी बोलते हैं। तो डिबेंचर की ये कैटेगरी जो है ये क्या कहलाती है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहलाती है या जीरो कूपन रेट कहलाती है। अच्छा जी, अब होता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार कंपनी क्या करती है, जैसे शेयर होल्डर है, कंपनी ने शेयर इशू किए, उनकी लिस्ट बनती है कंपनी के पास, कौन कौन से शेयर होल्डर है, एड्रेस, नाम, मेल आईडी, फोन नंबर, एवरीथिंग इज देयर। बल्कि उनके आधार कार्ड वगैरह भी ले लेते हैं वो लोग, पूरी डिटेल लेते हैं। डिवेंचर अगर आपके नाम की डिटेल कंपनी ने अपने पास रखी है तो क्या कहलाएंगे? वो रजिस्टर्ड डिवेंचर कहलाएंगे। और अगर आपके नाम की डिबेट नहीं करेंगे तो क्या कहलाएंगे? बेयरर डिवेंचर कहलाएंगे। एक और तरीके से समझते हैं जरा, देखिए। किसी के पास पैसा होगा शायद ना, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये अगर आपके पास 500 रुपीज है, इसमें जरा पढ़ के सुनाना क्या लिखा है अंग्रेजी में, गवर्नर ने क्या लिखा है। हिंदी में ना पढ़ना, अंग्रेजी में पढ़ो। हिंदी नहीं, इंग्लिश में पढ़िए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयरर, ठीक है। यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है, यहाँ पर क्या, आई प्रॉमिस इस जगह पे लिखा था, फिर गवर्नर का साइन। आपने देखो ना, बचपन में चूरन वाले नोट होते थे खेलने वाले, उसमें ये गवर्नर के साइन की जगह सफेद पट्टी डाल रखी होती थी, और चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता था। अगर आप आरबीआई के नोट, अगर आरबीआई के गवर्नर का साइन डाल देंगे तो भाई आप फेक करेंसी के चक्कर में जेल जाओगे। तो बेरर का मतलब क्या हुआ? द पर्सन हु इज हैविंग दिस नोट, ठीक है जी। एक बार क्या हुआ कि जैसे रिक्शे में जा रहे थे, तो एक बहुत साल पहले की खबर मतलब थी बात, तो किसी कोई सवारी आई होगी, उसकी जेब से 100 का नोट गिर गया, और रिक्शे वाले ने देख लिया उसको, उसने अपना पैर रख दिया उसके ऊपर। एक भाई साहब की और नजर थी उस पे, वो भी खड़े हो गए। जब तक रिक्शा वाला हटे, टिकटॉक वीडियो नहीं था, मैं तो रियलिटी में देखा था उसको, 100 का नोट रखा था, ऐसे पैर से दबा रखा था उसका। सामने वाले की नजर पड़ गई उस पे, रिक्शा वाले की सवारी बोले भाई चलो चलो, अरे चलते हैं ना, रुके थोड़ा सा, चलते हैं। वो बंदा करे जैसे ही पैर हटा, झपट लूं उसे, ठीक है। रिक्शा वाला लेकिन चालाक था, उसने क्या करा, अपनी चप्पल निकाली ऐसे, ऐसे चप्पल किनारे करी, पैर से पकड़ लिया, फिर हाथ से उठा के अंदर रख लिया। उन भाई साहब के अरमानों में पानी फिर गया। मुझे बताइए, भले ही मेरी जेब से गिरा हो, लेकिन अगर इसने उठा लिया, ये तो बेरर है ना, ही इज द ओनर ऑफ द। बेरर डिबेंचर क्या होंगे? जिसके हाथ में वही मालिक, दीज आर बेरर डिबेंचर्स। करेंसी नोट के साथ भी यही होता है, जिसके हाथ में वही मालिक है। इसलिए बोलता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। अगर कोई इस नोट को लेने से मना करता है, अब जाइए आरबीआई के गवर्नर के मुंह पे देके हमारे ले पकड़े से, उसके बराबर में आपको कुछ वैल्यूएबल, मे बी गोल्ड देगा आपको। तो जो करेंसी गोल्ड बैक्ड होती है उनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। अभी जिम्बाब्वे, तंजानिया, सोमालिया की करेंसी देखी आप लोगों ने, कभी वीडियो देखे? इतने बड़े बड़े ट्रकों में नोट लेके जा रहे होते हैं वो। किसी व्यक्ति ने तिरुपति बालाजी के मंदिर में कितने, वन वन 1 मिलियन डॉलर दान कर दिए। मंदिर वाले बड़े खुश हुए। वो 1 मिलियन डॉलर पता चला जिम्बाब्वे के थे वो, जिनकी कीमत 200 रुपये भी नहीं थी। तो आप लिखिएगा। चलिए यहाँ चलते हैं आगे। जिम्बाब्वे नहीं, कोई और कंट्री थी वो, लेकिन बड़े खुशी होने में कड़क कड़क नोट की मंदिर में, सारे नोटों को इकट्ठा करा, 200-250 रुपए की औकात नहीं थी उनकी। सो गॉट इट। ये कहलाते हैं क्या? बेरर डिबेंचर्स। कौन होते हैं बेरर डिबेंचर्स? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से कहलाएंगे? जिनका नाम, जिनकी सारी डिटेल क्या करी जाएगी, नाम, एड्रेस, कंपनी के रजिस्टर में नोट होगा, और जो कि ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिलीवरी में होता और कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें बेरर डिबेंचर कहते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी को कि भाई हाँ भाई, मैंने ये डिबेंचर खरीद लिए हैं, अब इन डिबेंचर को मेरे नाम पे चढ़ाइए। बेरर डिबेंचर में ऐसा कुछ नहीं। अब आप सोचिए,
आपने पढ़ा, आपने सुना होगा ना, पहले जब मैं छोटा था तो लोग कहते थे भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएंगे। मैं कहता पागल है यार, क्यों रजिस्ट्री कराते हैं, पैसा भर रहे हैं क्यों सरकार। आप समझ रहे हैं रजिस्ट्री का क्या मतलब हुआ। हाउस इज ऑन माई नेम, आई वॉन्ट टू सेल इट आउट, somebody else want to purchase it, तो वो क्या करेगा, उसे अपने नाम पे रजिस्टर करा देगा, ताकि फ्यूचर में कोई क्लेम ना कर सके आपकी प्रॉपर्टी। इसलिए, और रजिस्ट्रेशन की इसलिए फीस लेते हैं, पैसा लेते हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर लोकल गवर्नमेंट, रजिस्ट्री कराना, इसलिए तो रजिस्ट्री कराते हैं। ठीक है जी। तो रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपकी प्रॉपर्टी, आपका नाम, आपकी डिटेल, पूरी फाइल बनती है और आपकी डिटेल होती है। कल को कोई अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन अराइज होती हैं तो आप उनको एप्लीकेशन लिखिए, तो आपको एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड विद हिज नेम, रजिस्ट्री। आप कहते हैं ना, मकान की रजिस्ट्री करा ली हमने, फ्लैट की रजिस्ट्री करा ली। नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी में कितने सारे घर ऐसे जो कि रजिस्ट्री हुई नहीं अभी उनकी, बिल्डर की बदमाशी की वजह से, एंड दे आर ऑन हाई रिस्क। कल को बिल्डर उन्हें निकाल दे, उनके पास कोई क्लेम ही नहीं है। वो कहेंगे जी कागज है, वो तो बिल्डर के दिए हुए कागज है ना, नोएडा अथॉरिटी के कागज थोड़े हैं उनके पास। तो लोग सस्ते में खरीद लेते हैं, फंस जाते हैं इस चक्करों में। चलिए, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड अब आपके सामने बड़ा अच्छा सा फ्लो चार्ट दिख रहा है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड मॉर्गेज। अच्छा, एक और चीज था, एक और आता कई बार, व्हाट इज मेंट बाय नेक्ड डिबेंचर्स। नेक्ड, नेकेड बोलेंगे, नेकेड बोलते हैं, नेकेड बोलेंगे। ये नंगे पुंगे डिबेंचर क्या होते हैं, अभी देखिए फ्लो चार्ट देखिए, आपको दिखेगा क्या होते हैं। हाँ हाँ, हाँ देखिए देखिए ये रहा, वो डिबेंचर जिन्हें अनसिक्योर्ड होते हैं उन्हें नेकेड डिबेंचर्स बोला जाता है। मैंने मतलब एक बार दिया था क्वेश्चन नेकेड डिबेंचर, हाँ क्या क्वेश्चन दे दिया। अबे किताब तो पढ़ो तुम। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, नेकेड डिबेंचर्स मींस कौन से वाले हैं, कौन से वाले हैं, यू शुड नो। लिखा है फ्लो चार्ट, देखो ना तुम्हारे सामने चल रहा है। रिडीमेबल, परपेचुअल या इरिडीमेबल हो गया, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल हो गया, कन्वर्टेबल फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल हो गया, कूपन रेट में जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट रेट दिख गया, जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट रेट दिख गया, नॉन कन्वर्टेबल हो गया, स्पेसिफिक रेट हो गया, रजिस्टर्ड डिबेंचर या अनरजिस्टर्ड डिबेंचर या बेयरर डिबेंचर्स। बेयरर डिबेंचर नहीं है, जो अनसिक्योर्ड होते हैं उन्हें नेट डिबेंचर्स बोला जाता है। गॉट इट जी। थ्योरी वाली सारी चीज हमने पढ़ ली यहाँ पर। अब जरा एक बार आपकी बुक देख लेते हैं, कहीं हमने कुछ और मिस तो नहीं किया। अपनी बुक खोलिए जरा। किसी के पास इशू ऑफ शेयर्स की शीट नहीं हो तो बताइए मुझे। एनीबॉडी हु लॉस्ट हिज शीट, या छोले भटूरे वाले को बेच दियो। इशू ऑफ शेयर्स की जो असाइनमेंट दिया था ना वो, हाँ, प्रिंट आउट नहीं निकालना, मेरे से कॉपी ले लेना। अपनी बुक खोल लीजिए एक बार, 9 पॉइंट, कौन सा पेज है भाई। 9.1 से बोल रहा हूँ मैं, देखो। हमने डिवेंचर के बारे में डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 पढ़ लिया। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया। डिवेंचर शेयर का डिफरेंस ले लिया। डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर ये पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ चुके हैं। मीनिंग ऑफ चार्ज में बता चुका हूँ, आपकी बुक में बड़ा बड़ा दे रखा है। फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज के बारे में दे रखा है आपको। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड बेयरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। एक और चीज होती है भाई, ये और देखना है आपको, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये एनसीईआरटी में नहीं है, जो हम पढ़ लेते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड 9.9। लर्न तो एनसीईआरटी से करना है, लर्न थोड़ी करना होता है यार, याद नहीं हुआ तुम्हें अभी। हाँ, डिबेंचर ट्रस्ट डीड पेज नंबर 9.4 टीएस ग्रेवाल में लिखा है। ठीक है, उसको देख लीजिए अब आप। इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट। देखो होता क्या है, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर के इशू को मैनेज करने के लिए कुछ ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। पर्सन विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, पर्सन विद स्पेसिफिक कैलिबर, पर्सन विद स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, उनको हम क्या करते हैं, डिबेंचर के ट्रस्टीज बनाते हैं। एंड दे एग्जीक्यूट द, एंड दे प्रिपेयर ट्रस्ट डीड, एंड दे एग्जीक्यूट द ट्रस्ट डीड। तो जो डिबेंचर होंगे वो फिर ट्रस्ट डीड के हिसाब से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, इशू होते हैं, या रिडम्पशन उनका होता है। तो क्या है, डॉक्यूमेंट थ्रू विच, ये डेफिनेशन देख लेंगे आप, लिखा है यहाँ पर, company issuing debenture to the public required to appoint trustee and execute a trust deed. It is the responsibility of trustee to protect the interest of debenture holder through the power granted by the trust deed. So it is a document through which debentures are issued,
एंड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज सेफगार्ड। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज होती है, हु कैन बी द ट्रस्टी इन अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। कंपनी के अपने ऑफिशियल को छोड़कर बाकी लोग क्या हो सकते हैं, आपके ट्रस्टीज बन सकते हैं। तो लिख लेना, ये गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग, हु कैन बी ट्रस्टेड टू अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। हालांकि क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, बट ऑन अ प्रिकॉशनरी मेजर और प्रूडेंस के हिसाब से हम उसको पढ़ के चल सकते हैं। हाँ जी बेटा, व्हाट इज मेंट बाय डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड हु कैन बी ट्रस्टेड टू अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। व्हाट इज मेंट बाय डिबेंचर ट्रस्ट डीड, हु कैन बी ट्रस्टेड टू डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये आप देख सकते हैं। बाकी हमने आपको बताया था ना, डिबेंचर को कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, वहां शो करते हैं उसको, ट्रस्टी टू अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। चलिए, अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। थ्योरेटिकल चीजें हो चुकी हैं, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि उस समय जब मैं करा रहा था, मैंने कहा था पैच वर्क है, डिटेल में अब कराऊंगा। मतलब जब एग्जाम के लिए मैं पढ़ाता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि एग्जाम के क्वेश्चन हो जाए, असली डेप्थ अब आपको दिखेगी। अबे ढूंढो ना खुद आंसर, खुद ढूंढो उसका आंसर। आइए देखते हैं कि अगर हम डिबेंचर के बारे में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो क्या होगा। अरे यार, क्या क्या चाहिए तुम्हें अब, ना फोकस या, हाँ ऐसी, मेरी 11:30। मैं भूत थोड़ी हूँ मैं भाई, छोटे से स्कूल में नौकरी भी करता हूँ। चलो चलो, अबे ट्यूटर तुम्हारी मसाज थोड़ी करेगा। अरे तो भाई, बेवकूफ लोग। ये डोरेमोन दूसरे डायमेंशन में चल रहा है, कभी टिंडर की बात कर रहा था, कभी किसकी बात कर रहा है। इशू डिवेंचर्स फॉर कैश, सुनो दो तरह से। अगर डिवेंचर कैश में इशू हो रहे हैं, एक ना ऑर्डिनरी तरीके से, और एक है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डिनरी तरीके से जब हम इशू कर रहे हैं, तो एट पार पे इशू कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, और एट डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। जैसे अनलाइकली इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ डिबेंचर जो है डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। मैं इसका रीजन बताऊंगा क्यों करते हैं, बट पहले समझ लीजिए। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी तरह से हो सकता है ये, एट पार पे इशू हो सकता है, एट प्रीमियम पे इशू हो सकता है, और एट डिस्काउंट पर ये इशू हो सकता है। ठीक है जी, ये बहुत ही आसान चीज है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इसमें से 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल श्योरली इसमें से क्वेश्चन आएगा। तीन, आपने आपने डिबेंचर इशू किया। अच्छा सुनो, चलो, आपने अपनी दीदी से 500 रुपये लिया उधार, रुक जाइए, लेट, हाँ रिपेमेंट है, लिया। अब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें 500 उधार लेगी और ये बोलेगी चल तू ये दिया भूल गई, नहीं भूलेगी ना वो तुम्हें पैसे देते समय बोलेगी ना कि भाई वापस कब करेगा। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी लोन, इफ वी आर वेरी क्लियर अबाउट रिपेमेंट, उसे कहते हैं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रीपेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब डिबेंचर के इश्यू होता ही आपको क्लैरिटी होती है कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद कब इसकी पेमेंट होगी, वो होता है। ये ऑर्डिनरी तरीके से होता है, इसमें रिपेमेंट की बात नहीं करते, इसमें सिर्फ इशू की बात करते हैं। ठीक है जी। और रियल लाइफ में इसी तरह से चलता है। इससे प्योर अनश्योर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और गलत करते हैं लोग, करीब करीब 60% बच्चा गलत करता है उससे। अच्छा जी, इसके बाद होता है डिबेंचर इशूड एज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन
अदर देन कैश, ठीक है, ऐसे। फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, एक एसेट खरीद ली, ठीक है। फॉर एक्वायरिंग या परचेजिंग, फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस, बिजनेस एक्वायर करने के लिए, ये भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद टू प्रमोटर्स, याद आया कुछ? प्रमोटर्स को भी हम करते हैं। टू अंडर राइटर्स, मतलब आप डिवेंचर जो है वो एसेट्स एक्वायर करने के लिए इश्यू कर रहे हैं, बिजनेस खरीदने के लिए कर रहे हैं, प्रमोटर्स को भी दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, अंडर राइटर्स को भी देते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, ये दो तरह से होता है। विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री एंड विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये फ्लो चार्ट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे एक हम। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या, राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये आपके टॉपिक हैं जो हम इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम एक एक करके टॉपिक उठाएंगे। हाँ बोलो भाई बोलो, तुम्हारी वजह से ये दिन भी सुनने को, ये दिन देखने को मिल रहे हैं मुझे। चलो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। चलिए शुरू करते हैं, मिटा दें इसको। चलो देखते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन से लेके चल रहा हूं पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखें जरा कैसे करते हैं। लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1, एट पार पे इशू किया, डिवेंचर अगर एट पार पे इशू किया। केस 2, एट 20% प्रीमियम पे इशू किया। केस 3, एट 10% डिस्काउंट पर इशू किया। तीन केस में आपके साथ लेके चल रहा हूं। आपने 10,000 10% डिवेंचर्स इशू किए, पार पे मतलब 100 रुपए का डिवेंचर 100 में इशू किया, प्रीमियम मतलब 100 का 120 पे किया, डिस्काउंट का मतलब 100 का डिवेंचर कितने में इशू किया, 90 पे। अब जरा समझिए, मैंने कहा था ना मैं आपको रीजन बताऊंगा कि डिस्काउंट पे क्या मतलब होता है। सोचो, मैंने मान लिया प्रणव से 10 लाख रुपए का लोन लिया, लिया मैंने लोन, ठीक है। मैं 10 लाख के लोन के बदले में 10 लाख का डॉक्यूमेंट बना के दे रहा हूँ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रणव से 10 लाख रुपए का लोन लिया और बोला कि तुझे मैं 2 साल बाद 12 लाख रुपए दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 10 लाख के लोन के बदले में फ्यूचर में 12 लाख देने की बात करी, 20% ज्यादा देने की बात करी। अच्छा, कंपनीज क्या करती हैं, अगर कंपनी के डिवेंचर नॉर्मली होते हैं तो वो डिवेंचर को 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में बेचते हैं, 100 रुपीज का डिवेंचर 100 रुपीज में बेचेंगे। अगर कंपनी बहुत ज्यादा उसके डिवेंचर डिमांड में है, शेयर नहीं मिल पा रहे लोगों को कंपनी के, लोग कहते हैं चलो डिवेंचर ही खरीद लेते हैं, फायदा मिलेगा, डिवेंचर की वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा में बेच देंगे।
तो कंपनी अपने 100 रुपीज के डिबेंचर को 150 रुपये, 200 रुपये, 120 रुपीज में बेचती है, ये भी ठीक है। पर कंपनी अपने डिबेंचर इशू करना चाह रही है लेकिन लोग खरीदने को तैयार नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, प्राइस गिरा देती है, उनको सस्ते में बेच देती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऊपर लायबिलिटी तो कितने की ले रहे हो, 100 रुपीज की, लेकिन पैसा कितना ले रहे हो, 90 रुपीज। दैट 10 रुपीज इज अ लॉस टू यू। तो कंपनी ऐसा भी कर सकती है। इसमें नहीं करते ऐसा, बिल्कुल नहीं। कंपनी इशू कंपनीज एक्ट ने बंद कर दिया। डिबेंचर में कोई परेशानी नहीं है। मैं एक लोन ले रहा हूँ और लोन के बदले में सर्टिफिकेट 1 लाख का दे रहा हूँ और 90,000 ले रहा हूँ, तो मेरी परेशानी है ना वो तो। मैं 1 लाख रुपए का लोन का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, बदले में 50,000 ले रहा हूँ, मेरी परेशानी हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। मैं लोन ले रहा हूँ और बदले में लोन 1 लाख का ले रहा हूँ और सिर्फ 50,000 रुपये ले रहा हूँ, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कानून मुझे रोक नहीं सकता ऐसा करने से। मैं कर सकता हूँ। तो ये पॉसिबल होता है डिबेंचर के केस में। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। डिबेंचर का रीइशू होता ही नहीं है। क्यों? डिबेंचर में फोर फीचर नहीं होता। जरा समझिए फोर फीचर। मैंने प्रणव से लोन लिया 10 लाख का। प्रणव ने बोला कि सर मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट 5 लाख की, फिर 3 लाख की, फिर 2 लाख की। इसने मुझे 5 लाख दे दिया, मैंने ले लिया, अपना काम चलाना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसे बोला भाई दूसरी इंस्टॉलमेंट दे 3 लाख रुपए की। इसने दे दी, चलो 3 लाख की, लेकिन डिले करके दी। तीसरी इंस्टॉलमेंट मैंने बोली ला भी 2 लाख की तो दे। एक बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा। मैंने कहा चल तेरा लोन फोरफिट हो गया। बोलो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तू मुझे 2 लाख नहीं दे रहा, इसलिए मैं तेरा 8 लाख खा लिया। नहीं। इसलिए फोर फीचर डिबेंचर में पॉसिबल ही नहीं है। और अगर फोर फीचर नहीं है तो रीइशू नहीं होगा। गॉट इट? इसलिए फोर फीचर की कंडीशन से आप बच जाते हैं डिबेंचर से। तो चलिए यहाँ देखिए, अब कैसे करेंगे इसको। नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, उसको देखिए कैसे करते हैं और उसके बाद आपको आसान लगेगा काफी। केस वन, पहली एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट। ठीक है जी। कितने डिबेंचर्स हमने बोले, 10,000। एक डिबेंचर कितने का, 100 रुपए का, तो विल राइट 10 लाख। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद है आपको, लमसम में हम करते थे जब, अलॉटमेंट शब्द लिखना जरूरी होता है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितने से करेंगे आप, 10 लाख रुपीज से। और क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी व्हाट, 10 लाख से। टू, क्रेडिट क्या करेंगे आप, देखिए जरा ध्यान से। किसे क्रेडिट करेंगे आप, डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे। हाँ, हम ऐसे लिखेंगे क्या, परसेंट डिबेंचर कैपिटल अकाउंट। तुम्हें ठीक लिखा ना, कितने से, 10 लाख से और 10 लाख से। आसान हो गया, ठीक है ना। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे, डिबेंचर अलॉटमेंट नाम का टेम्पररी अकाउंट खत्म किया, डिबेंचर नाम से परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर दी। लेकिन डिबेंचर के साथ कैपिटल शब्द नहीं लगता है। डिबेंचर इज अ लोन डॉक्यूमेंट। कैपिटल मतलब ओनरशिप राइट। तो क्या लिखेंगे अच्छा, ओहो पांडे ने लिख दिया डिबेंचर कैपिटल। डिबेंचर अकाउंट, आदत पड़ी ना शेयर कैपिटल लिखने की, आदत छोड़ दीजिए यहाँ पर। क्या बोल दिए, 10,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। खत्म हो गया, पहला केस खत्म। दिस इज व्हाट, 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया। डिबेंचर कैपिटल शब्द यूज नहीं करेंगे। देखो अपनी आंखें फोड़ रही हो। केस टू, हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस। बैंक में जो लिखा जाएगा ना, वो इशू प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। जहां भी 10% डिबेंचर आएगा, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। कैसे लिखा आपने यहाँ पर, 10,000 इंटू 100 रुपए लिखा, दिस इज फेस वैल्यू। अब यहाँ फेस वैल्यू इशू प्राइस सेम थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले में फर्क पड़ेगा। केस टू में क्या लिखेंगे, पहली एंट्री आप बैंक डेबिट। और केस टू में आई गो हियर, पहली एंट्री बैंक डेबिट, कितना, 10,000 इंटू, आई राइट 120। आपको मालूम है प्रीमियम हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री में एडजस्ट होता है, यहाँ थोड़ी एडजस्ट होता है। तो कितना लिखेंगे, 12 लाख। टू, डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? 12 लाख से। क्या नरेशन बन जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अबे इसमें नहीं आता भाई, इसमें नहीं आता हूँ, यहाँ नहीं आता। बोला था आपको, शेयर में भी नहीं आता कभी। पैसा लेते समय कभी भी डिबेंचर प्रीमियम नहीं आता है। ठीक है। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब ध्यान से देखेंगे, दिस इज 12 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट। क्या करेंगे? 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख रुपया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब करेंगे कितना? 10,000 इंटू 20 से, दैट विल बी ऑफ 2 लाख। इस तरह से ये आपकी एंट्री पूरी हुई। केस 2, गॉट इट? तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं किया हम लोगों ने। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। केस 3, पहली एंट्री, बैंक डेबिट 10,000 डिबेंचर्स इंटू 90 रुपीज से, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है? इशू प्राइस से। यू विल राइट 9 लाख रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 9 लाख से इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर 2 एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद 9 लाख से। थोड़ा स्पेस देके, 10% डिबेंचर अकाउंट। अब आप सब जानते हैं 10% डिबेंचर अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा? 10,000 इंटू 100 लिखना पड़ेगा आपको। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 10 लाख। अब आप बताइए, लायबिलिटी थी 10 लाख की, पैसा लिया 9 लाख रुपए का, हो गया नुकसान। क्या बोलेंगे इसको? लॉस। देखो सुनो, अभी तो हम डिस्काउंट शब्द, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000 इंटू 10 विल राइट 1 लाख, और हो गया। अब जब आपके पास डिस्काउंट शब्द आ जाए, इट इज माई एल्डरली एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दो उसी साल। इशू शेयर्स में पढ़ाया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कब होते हैं? उनको आप उसी साल राइट ऑफ करेंगे जिस साल वो अराइज होंगे। तो यहां मैं लिखूंगा ईयर एंड, एंट्री नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10%, क्या बोले बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाँ। कितने रुपए से? 1 लाख से और 1 लाख से। क्या प्रायोरिटी होगी? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, अगर वो नहीं पूरा पड़ेगा तो किससे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से करेंगे। ऐसा करेंगे, ये रहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोगों ने? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, दैट यू विल राइट। बुक में नहीं दे रखी एंट्री ये वाली, लेकिन हमने बताया था ना लास्ट टॉपिक है, तो मैं साथ साथ करते हुए चलूंगा। जहां भी लॉस आएगा, जहां भी डिस्काउंट आए, मेक इट हैबिट कि आप क्या करें, उसको साथ साथ राइट ऑफ करते चलें। राइट ऑफ करना कितना आसान है। लॉस जब अराइज हुआ तो डेबिट किया, क्रेडिट करके उसे राइट ऑफ किया, सिंपल है। पहले आप बैंक डेबिट करिए, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करिए, हो गया। फिर आप डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट करिए, थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिबेंचर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। अब आपको डिफरेंस दिख जाएगा, और डिफरेंस डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट करके लिख दिया, खत्म हो गया केस। अब इसी साल, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजंस, डिस्काउंट याद है ना? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और एनी सिक्योरिटी। वो एक केस है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम तो था नहीं, तो मैं किससे करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करूंगा। अब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इसे राइट ऑफ करना है, ऐसा करके। तो डिस्काउंट वाले केस में आपको क्या करना है? लॉस। अच्छा सुनो, कई जगह पे क्या होता है, अच्छा मुझे बताइए, डिस्काउंट इज अ लार्जर टर्म, ग्रेटर टर्म, और लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म? लॉस। तो डिस्काउंट की जगह लोग लॉस भी लिखते हैं, लेकिन डिस्काउंट ही कहलाएगा। लॉस कब होगा मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। लॉस के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे।
गॉट इट? ठीक है, तो आज मैं आपकी क्लास 4 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ, है ना? और ब्रेक भी ले लिया आप लोग ने 10 मिनट का। वो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी है। हाँ, इसलिए नहीं, आई जस्ट वांट दैट